ऐसी क्या परेशानी हो जाती है, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उन्हें अपने घर से दूर यहाँ आना पड़ता है। मेरे पास में ही ऐसे लोग भी हैं कि जिनके बच्चों ने फ़ॉरेन का जॉब छोड़ के अपने माँ बाप के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन माँ बाप को वो एनवायरनमेंट घर पे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए फिर वो लोग नहीं गए। प्रांजल, कोई ऐसी स्टोरी किसी बुज़ुर्ग की जिसने आपके दिल को बहुत ज़्यादा इमोशनल किया हो, न सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ बल्कि भारत की भी बात करें या महाराष्ट्र की भी बात करें, तो ऐसा कोई मामला हुआ है कि एक बार माँ बाप को छोड़ के गए तो दोबारा आए नहीं? हाँ, वैसे होता है, बहुत बार होता है। आपके बेटे बहू हैं, हाँ बेटे बहू उनके है, साथ आपकी वाइफ रहती है, रहती है। तो फिर अंकल यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ थोड़ा बीमार था, ऑपरेशन हुआ था, तो मैं इधर अभी आराम के लिए हूँ। ऑपरेशन हुआ था और यहाँ तो हूँ इधर, तो लड़का जब आएगा तो मैं जाएगा। तो प्रांजल, ये अंकल ऐसे ही बस देखभाल के लिए रह रहे हैं? उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, वो उनको घर वाले नहीं लेकर जाना चाहते। कोई बुज़ुर्ग अगर आते हैं आश्रम में रहने के लिए, तो उन्हें कुछ आश्रम को देना पड़ता है, क्या है? कहते हैं माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, लेकिन उसी पूंजी को जब उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनों से, अपने घर से दूर रहना पड़े, तो ये हमारे समाज की मानसिकता और सोच पर कई सवाल खड़े करती है। आज मैं हूँ ओल्ड एज होम में, एज नेचर नेस्ट फाउंडेशन ओल्ड एज होम में। यहाँ पर एक दो नहीं, कई बुज़ुर्ग महिलाएं, पुरुष रहते हैं। उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में और उनकी उम्मीदों के बारे में, जिसे जानना हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को तो जानते हर कोई है कि बहुत सारे ओल्ड एज होम हैं, वहाँ पे बुज़ुर्ग महिलाएं, पुरुष रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की बहुत सारी सच्चाई ऐसी भी है जिसके बारे में हम आप नहीं जानते हैं। तो उम्मीद है आज आपको ओल्ड एज होम के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस ओल्ड एज होम में और बात करते हैं यहाँ की कर्ता धर्ता प्रांजल से और यहाँ रहने वाले बुज़ुर्गों से भी। हेलो प्रांजल, कैसे हेलो, हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और कैसा चल रहा है आपका ये प्यारा सा परिवार? मस्त, मेरा प्यारा सा परिवार नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह है, सब मेरे बड़े बच्चे, उनके साथ में हंसते खेलते पूरा दिन चले जाता है, पता भी नहीं चलता। तो और आपके इस परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? अभी 27 बेड्स है अपने और 27 फुल्ली ऑक्यूपाइड है, मतलब पूरे के पूरे 27 सदस्य हैं अपने पास में। प्रांजल को देख के जैसा कि मुझे लग सकता है कि मतलब काफ़ी कम एज की हैं और इस एज में आपने अपने ओल्ड एज होम को इतना बड़ा बना लिया है, तो इसकी शुरुआत आपने कब कर दी थी प्रांजल? इसका शुरुआत जो हुआ था दिसंबर 23 में मैंने लॉन्च किया, दिसंबर 22 में मैंने इसको लॉन्च किया था। जनवरी 23 में हम लोगों ने इनाग्रेशन वगैरह करके ये पूरा प्रॉपर सेटअप किया था। वो मेरा 8 बेड्स का जर्नी था जो मैंने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था। वो 8 बेड्स की जर्नी के साथ में अभी मैं 27 बेड्स की जर्नी तक पहुँच गई हूँ। होपफुली ये काफ़ी जल्दी मैं 100 बेड्स तक लेकर जाऊँ, वो मेरा विजन है। तो इनके ब्लेसिंग्स तो है मेरे साथ में, भगवान भी है, तो मैं उतना कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जिनको मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूँ, तो मैं उस कोशिश में हमेशा रहती हूँ। प्रांजल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो किसका बर्थडे है आज? वो दोनों भाई बहन हैं, एक्चुअली उनका बर्थडे है। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग बहुत सारे जन को इनवाइट करते रहते हैं, क्योंकि वो एक फेस्टिवल की तरह होता है। उनका सेलिब्रेशन, उनका बर्थडे हम लोग के लिए फेस्टिवल माना जाता है। हम लोग उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो बड़े बुज़ुर्गों के, मतलब जैसे मेरे माता पिता है, वैसे उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं एज अ नाना नानी दादा दादी की तरह। बहुत बार मैं ऐसे बच्चों को, वॉलंटियर्स को बुलाते रहती हूँ, क्योंकि वो इनके साथ एंगेज रहे, एक्टिविटी हो जाए, इस सब तरीके से।
वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्रांजल, क्या इसमें आप और आपके हस्बैंड दोनों ये पूरी संस्था चलाते हैं, दोनों हाँ, मिलके? मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पूरे दोनों जन मिलके ये पूरा संस्था चलाते हैं। ये मेरे हस्बैंड है प्रवीण सुर्वे। सो वो पूरे दिन भर यहाँ पे लगे रहते हैं, फ्लोर पे सब चीज़ें देखना करना, इनके साथ में टच में रहना। मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन वो पूरा सुबह से लेकर रात तक वो लगे रहते हैं तो उनके ये साथ। वृद्धाश्रम खोलने की जो थी इच्छा, वो किसकी थी, आपकी या मैडम की? अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मतलब इसके पहले जब भी मैं मतलब जॉब करती थी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में थी, लेकिन 2500 मेरे पास ऐसे सीनियर्स थे कि जिनको एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी होती थी या फिर गेम्स खेलने होते थे, बाहर जाना होता था। तो उस समय पे कुछ ऐसे 1-2 इंसिडेंसेस हुए, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि हम लोग एटलीस्ट छोटे बेड से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। उसके लिए मैंने 8 बेड्स का जो जर्नी था वो मेरा स्टार्ट किया था। डेफिनेटली फैमिली है, सपोर्ट है उनका, इसके लिए मैं कर सकी और आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हुए बुज़ुर्गों की सेवा में लग जाना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिला जो आपके सपनों को साकार करने में पूरी तरह से शिद्दत से लग गए। हाँ। ऐसा कैसे सर, आपका भी सपना सेम था या फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरा तो शॉप था, बैटरी शॉप था। लेकिन मैडम को एक करना था, हेल्पिंग हैंड की तरह मैं भी उनके साथ सपोर्ट में रहता हूँ। तो अभी भी आपका शॉप चल रहा है या आपने उसको बंद कर दिया? चल रहा है। शॉप भी चल रहा है, बिजनेस भी कर रहे हैं और बुज़ुर्गों की सेवा भी कर रहे हैं। प्रांजल, जहाँ तक मेरी जानकारी, आप भी कोई जॉब करती हैं, कुछ करती हैं इसके अलावा भी? जॉब नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली इसके खर्चे इतने हैं तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मुझे इसके अलावा कुछ काम करना पड़ता है जो हॉस्पिटल के रिलेटेड ही है मेरा। मैं कंसल्टेंसी लेती हूँ, कोई नया हॉस्पिटल है, कुछ ओपीडी है तो उसके रिगार्डिंग, तो मैं कंसल्टेंसी के इनकम्स को यहाँ पे अगर शॉर्टफॉल अगर इन केस कुछ होता है तो फिर मैं यहाँ पे से उस हिसाब से मैं रन करती हूँ, वैसे है। वाह, चलिए, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि बच्ची कितनी खुश हैं। ये बाहर से आई हैं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी इनको मिल रहा है। एक किसी के पास, लोगों के पास एक नाना होते हैं, एक दादा होते हैं, एक नानी और एक दादी। ये जो यहाँ आने वाले बच्चों के पास कई नानियाँ, कई दादियाँ। वाह, तो हमारे इस इंटरव्यू में एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। प्रांजल, कैसा लगता है ये सब? ये तो काफ़ी इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा लगता है। 4 साल से हम लोग कर ही रहे हैं, तो हम लोग खुशी के लिए जो सेटिस्फैक्शन लेवल कहा जाता है वो सुकून यहाँ पर है। तो प्रांजल, यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग आते हैं उनमें से ज़्यादातर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, किस स्थिति में वो सबसे बड़ी समस्या मतलब यही कह सकते हैं, क्योंकि एज है तो एज के हिसाब से बहुत बार बहुत सी चीज़ें नहीं समझते हैं। भूलने की बीमारी जिसको डिमेंशिया कहते हैं, वो समझने के लिए ही काफ़ी देर लगती है कि मेरे घर में किसी को डिमेंशिया है। वो हम लोग को डाइजेस्ट करने के लिए और समझने के लिए काफ़ी समय चले जाता है। तब तक फिर उनका बिहेवियर जो है अग्रेसिव हो जाता है, बहुत बार वो कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। प्लस मेडिकल हेल्थ कंडीशंस कुछ ना कुछ रहते हैं। एज फैक्टर के हिसाब से ब्लर विजन होना, सुनाई कम देना, ये सब फैक्टर्स हैं। तो हम लोग को उसको टैकल करके संभल के उसके साथ में चलना चाहिए। मतलब क्योंकि ये बुढ़ापा, ये चीज़ें सबको आने वाली है। मतलब हम लोग एक दिन हमेशा बुजुर्ग होने वाले हैं अगर हम लोग ज़िंदा है तो डेफिनेटली। सो वो समझ के हम लोग को भी इन सब चीज़ों से गुजरना है। वो सोच समझ के अगर हम लोग चलते हैं तो काफ़ी हद तक अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बस यही है कि मतलब उनके प्रॉब्लम्स को उनके नज़रिए से देखो। नहीं, ये तो आप कह रही हैं कि हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, हमें इस सिचुएशन को समझना चाहिए, उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए। लेकिन क्या जो बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं, मेरा सवाल ये था कि ऐसी क्या परेशानी हो जाती है, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उन्हें अपने घर से दूर यहाँ आना पड़ता है? हाँ, बहुत बार क्या होता है कि अभी जैसे कि कोई लोग हैं कि जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तो अकेले हैं, एक हद तक अभी अकेले रह सकते हैं, घर पे केयर टेकर रख सकते हैं। लेकिन घर पे केयर टेकर रहना और ऐसे लोगों के साथ में 4 लोगों के साथ में मिल के रहना, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है यहाँ पर। इसके लिए फिर लोग आ जाते हैं कि घर पे अकेले रहने से बेटर कि यहाँ पे आ जाओ। उसके अलावा फिर बच्चों को कोई बच्चे जो है फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो उस समय पे भी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे कौन उनको केयर करेगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा। उस रीज़न से आने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मल्टीपल जगह से लोग आते हैं जो अपने पास उनको सर्विसेज चाहिए या वो एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे है। मतलब बच्चे अगर फ़ॉरेन चले गए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप को भी साथ में ले जाए?
होने के लिए तो ये चीज़ हो सकती है। ऐसे नहीं है कि हर एक बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं लेकिन अपने को दोनों तरीके से देखना ज़रूरी होता है। मेरे पास में ही ऐसे लोग भी हैं कि जिनके बच्चों ने फ़ॉरेन का जॉब छोड़ के अपने माँ बाप के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन माँ बाप को वो एनवायरनमेंट घर पे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए फिर वो लोग नहीं गए। मतलब उनका 3 BHK है, अम्बोली जैसे एरिया में है, अंधेरी वेस्ट में उनके बच्चे रह रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज़ का जॉब कम्प्लीटली छोड़ के यहाँ पे मुंबई सेटल होने का, सिर्फ उन्होंने मुंबई में सेटल होने का डिसीजन इसके लिए लिया था कि मेरे माँ बाप को मैं मेरे साथ में रख सकूँ, लेकिन माँ बाप घर पे जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो फैक्टर भी होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकती हैं कि ज़्यादातर ऐसे मामले हैं कि एकल परिवार कह सकते हैं, सिंगल फैमिली जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो बुज़ुर्गों का मन नहीं लगता है, बच्चे काम में लगे हैं और जो पोते पोतियां हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो अकेलापन दूर करने के लिए, अकेलापन से परेशान होके भी वो यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही मामले हैं। बहुत सारे जन मतलब 100 में से 90% लोग वैसे होते हैं। 10% जो रहते हैं वो मतलब कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, घर पे हम लोग नहीं रख पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, वैसे कुछ लोग भी अपने पास आते हैं। लेकिन 90% लोग हैं वो बस उसी के लिए आते हैं कि घर पे अकेले रहते हैं, तो फिर अकेले दिन नहीं निकलता, अकेले किसके साथ बात करें, किसके साथ एंगेज रहे, इन सब चीज़ों को फिर दूर करने के लिए भी लोग आते हैं। ये तो महानगरों की बात हो गई। क्या गांव से भी कोई बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं? नहीं, अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई गांव से बुज़ुर्ग यहाँ पे आया है। मतलब अभी तक के मेरे जर्नी में तो ऐसे नहीं हुआ है, मेरे एटलीस्ट सेंटर में। मतलब हो सकता है कि हो, मतलब वो चीज़ भी होती रहेगी, क्योंकि डिमेंशिया ऐसी स्टेज है लोगों में कि जिसको क्योर करने के लिए कुछ मेडिसिन नहीं है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट ही वैसा देना होता है। तो मे बी वैसे हो सकता है कि गाँव के यहाँ से भी लोग आ जाए, लेकिन उसका रेशो काफ़ी कम है। तो जैसा कि मैं आपके इस ओल्ड एज होम में देख सकती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग भी हैं, तो उन्हें कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो किस तरह से आप टेक केयर करती हैं उनका? इसके लिए मेरे पास में 24 घंटा नर्सेस रहते हैं, केयर टेकर्स रहते हैं। मेल फीमेल दोनों केयर टेकर्स अलग है। डॉक्टर दिन में एक बार डेली विजिट्स पे आते हैं, और हम लोगों ने उनका जो डे है, रूटीन है, वो इस तरीके से शेड्यूल किया हुआ है कि वो मैक्सिमम एंगेज रहे, एक्टिविटीज़ में रहे या कुछ ना कुछ गेम्स में, ये इन सब तरीके से खाने पीने में रहे, या तो फिर मतलब मसाज होता है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होते हैं, तो क्या उनका दिन पूरा चला जाता है। ऐसे है तो उनका वेलबींग भी अच्छे से मेंटेन होता है, और उनका दिन भर का एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ भी रहता है। उनके साथ में गेम्स खेला जाता है, वॉलंटियर्स आते हैं, वो उनके साथ में बातचीत करते हैं, तो क्या है थोड़ा सा बातचीत करने से हल्कापन महसूस होता है। ये सब चीज़ें हैं। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रहता है? कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम लोग उनका नाम लिखा के लेते हैं, पेंटिंग होते हैं यहाँ पे। इन लोगों से हम लोग उनको भूलने की बीमारी होती है बेसिकली, तो फिर बहुत बार हम लोग उनको रिमाइंड करवाते हैं, A to Z लिखवाते हैं या पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। प्लांटेशन वगैरह होता है, ये सब चीज़ें, तो वैसे एक्टिविटीज़ हम लोग बेसिकली करवाते हैं। प्रांजल, कोई ऐसी स्टोरी किसी बुज़ुर्ग की जिसने आपके दिल को बहुत ज़्यादा इमोशनल किया हो? बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली वो आंटी है, उसका स्टोरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटल्स में जो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में लेकर जाने के बाद में रिटर्न आना डिफ़िकल्ट है, या फिर ऐसे स्टेज में हॉस्पिटल में रखते हैं, तो उसके साथ में कुछ मेडिकल कंडीशंस थे कि जो मतलब काफ़ी बुरे हद तक हो गए थे, लेकिन मतलब उसका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उस स्टेज से वो बाहर निकल के आना, वो मतलब वो लेडी को ही खुद को सैल्यूट मैं करूँगी हमेशा, क्योंकि उसका जो वो सिचुएशन था, उसका जो एज फैक्टर है, उसको लेके सब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये इतना हद तक लेवल पे चले या वो इतना एक्टिव हो जाए अगेन इन दिस स्टेज। लेकिन वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी था कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, हम लोग खुद पे भरोसा रखें तो कोई भी लेवल पे हम लोग पहुंच सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो है मतलब हासिल कर सकते हैं। वैसे प्रांजल, वैसे मैं देख सकती कि काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ये आपने रेंट पे ले रखा है? हाँ, ये तो इसका रेंट तो पता नहीं कई लाखों में जाता होगा, तो कैसे मैनेज करती हैं? क्या कोई हेल्प बाहर से आपको मिलता है, समाज से, पॉलिटिकल लीडर्स या किसी से भी? नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स की तो कुछ हेल्प नहीं होती है,
समाज से में बहुत सारे लोग हैं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो लोग मुझे मेडिसिन्स है या फिर डाइपर्स है या कुछ ग्रॉसरी आइटम्स है, वो पीरियडिकली बेसिस पे मुझे देते रहते हैं। तो मतलब और उसके अलावा जो कुछ भी शॉर्टफॉल रहता है तो मैं मेरे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड ऑल रन करती हूँ, तो उससे जो कुछ भी यहाँ का शॉर्टफॉल रहेगा वो रिफ़िल करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। प्रांजल ने 2023 में इसकी शुरुआत की थी और 2026 है। 8 बेड से आज कितना बोला प्रांजल आपने? 27 हो चुका है। तो हर महीने हर साल मतलब क्या फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई आते रहते हैं? हाँ, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं क्योंकि मेरे पास में डे केयर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये तीनों केयर का फैसिलिटी मैं देती हूँ। डे केयर में क्या होता है कि जैसे बेबी सिटिंग होता है, बच्चों को हम लोग सुबह जाके छोड़ते हैं और शाम को लेकर जाते हैं, वैसे हम लोग डे केयर देते हैं। तो बूढ़ों को भी, जैसे कि ये जो उम्र वाले लोग हैं, तो उनको भी घर पे बोर होता है, घर पे नहीं रह सकते, घर पे वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है, तो सुबह लाकर छोड़ सकते हैं, शाम को लेकर जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म केयर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म केयर में कभी फॉरेन कंट्री जाना होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी होती है जॉब की, लेकिन फिर फैमिली मेम्बर्स की वजह से हम लोग वो टैकल नहीं कर पाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में शॉर्ट टर्म केयर अवेलेबल होता है। तो घर का फंक्शन हो जाता है, कुछ फैमिली टूर रहेगा तो वो हो जाता है, उसके अलावा कुछ फॉरेन की अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो भी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म केयर और लॉन्ग टर्म केयर के हमारे पास में परमानेंट बेसिस पे आप रहें ऐसे। तो परमानेंट बेसिस पे जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया और बच्चे नहीं आए? वैसे मतलब अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस अभी ऐसे कोई नहीं थे। जो फैमिली मेम्बर्स में थे वो उनके भाई या बहन वैसे थे, तो फिर भाई वगैरह नहीं आ सकते हैं, तो फिर वो लोग बता देते हैं कि आगे का प्रोसेस आप लोग करिए, और फिर बाद में हम लोग जो रहेगा वो कर लेंगे एंड ऑल। वैसे होता है बहुत बार कि सिर्फ भाई के लिए, बहन के लिए वगैरह नहीं जा पाते हैं लोग, लेकिन अभी मेरे पास में ऐसे कोई सिचुएशन अभी तक नहीं आया था कि जिनके मतलब माँ बाप मेरे पास में हैं और बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, उनका डेथ हुआ है। तो अभी सिचुएशन आने के बाद में पता चलेगा। न सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ बल्कि भारत की भी बात करें या महाराष्ट्र की भी बात करें, तो ऐसा कोई मामला हुआ है कि एक बार माँ बाप को छोड़ के गए तो दोबारा आए नहीं? हाँ, वैसे होता है, बहुत बार होता है। मतलब वैसे रेशो हम लोग कह जाएंगे तो 30 to 35% वैसे मतलब लड़के या लड़कियां भी है कि जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं और नहीं आते हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है कि जिन बच्चों को हम पाल पोस के, जिन बच्चों के करियर को बनाने में, लाइफ बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वो बच्चे हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं और फिर वापस मुड़ के देखने नहीं आते हैं। ऐसे पेरेंट्स की संख्या 32% है। हाँ, 30 से लेकर 35% तक के बच्चे ऐसे हैं अभी के स्टेज में कि जो पेरेंट्स को एक बार छोड़ देते हैं, फिर नहीं पूछते या उनको उतना कंसर्न नहीं रहता है अपने पेरेंट्स के बारे में। वंस इन अ लाइफ टाइम, कभी तो भी वंस इन अ ब्लू मिनट्स के हिसाब से वो लोग पूछेंगे या हम लोग अपडेट करेंगे तो ओके ठीक है, ऐसे कुछ मैसेजेस भेजते हैं। बस मैसेज डाल के रिप्लाई कर देते हैं आपको, सामने से मैसेज नहीं, सामने से मैसेज। सो सैड। तो प्रांजल, ये वृद्धाश्रम चलाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? एक तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर न्यू कोई आने वाला रहेगा तो ट्रस्ट फैक्टर उतना नहीं है, क्योंकि लोगों के माइंड में ओल्ड एज कंसेप्ट को अलग तरीके से सेट किया गया है या अभी तक के सिनेरियो में अलग तरीके से सेट है वो। तो इसके लिए ना वो ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बैड न्यूज़ेस हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाला फैक्टर है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं हो पाता है। बहुत बार फाइनेंस का तो प्रॉब्लम होता ही है। एंड थर्ड थिंग, स्टाफिंग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नर्सेस है या केयर टेकर्स है तो उनका हाई डिमांड रहता है सैलरी के बेसिस पे या सबको मतलब होम केयर टेकर के हिसाब से। अभी बहुत ऐसे हो गया है कि हम लोग को घर पे एक ही जन को संभालना है, तो हम लोग यहाँ पे आके 10 जन को क्यों संभालें। तो उस समय पे स्टाफ शॉर्टेज, ये सब चीज़ें होती है जो बहुत बार फेस करनी पड़ती है। ऐसे आपके बच्चे हैं? हाँ। तो कितने बड़े हैं और क्या करते हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की जो 11 ईयर्स ओल्ड और लड़का जो है 6 ईयर्स ओल्ड। दोनों भी स्कूल में जाते हैं। आप महाराष्ट्र से ही हो? महाराष्ट्र में कहाँ से? मुंबई से ही, मतलब मेरा होम टाउन है सातारा महाबलेश्वर। तो मैं प्रांजल के इतने बड़े परिवार में हूँ जहाँ पे माता पिता बहुत सारे हैं और उनका आशीर्वाद आज मुझे भी मिल रहा है। तो आंटी आप आयुष्मान भव। थैंक यू आंटी। कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम चंद्रप्रभा भिखूराम सावर्डेकर। मैं सचिवालय में
सचिवालय में स्टेट गवर्नमेंट मी रिटायर पेंशनर है। अरे हो, फिर अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? मेरे माँ बाप गुजर गए, लेकिन आम्ही मराठीमध्ये बोलते, बोलू? आठ भावंड, आई वडील आणि वडिलांची आई म्हणजे आजी. आम्ही सगळे व्यवस्थित सुखाने म्हणून सगळे आम्ही शिकलेले आहोत. माझा मोठा भाऊ देखील रिझर्व्ह बँकेत असिस्टंट मॅनेजर, माझी धाकटी बहीण रिझर्व्ह बँकेत स्टेनो, मी मंत्रालयामध्ये, आणि 3 भाऊ माझे रेल्वेमध्ये, सेंट्रल रेल्वेमध्ये. त्यामुळे आम्ही सगळ्या कधी व्यवस्थित सुखात आहोत. फक्त मी माझ्या पायासाठी इथे आलेले, पाहायला सुरू होती ना म्हणून, बाकी काय नाही. आणखी काय आवडलं? यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है ये क्या प्रांजल के साथ? साथ अच्छा है ये. और मैं 2 वर्ष आमची हस्ती आम आयुष्य वाटतं नाही का, लाईफ बढ़ जाता है ना अपना. बिल्कुल. यहाँ कब से हैं आंटी आप? 6 महीने. 6 महीने. 9 नवंबर 2025. अभी 2026 आया. 6 महीने. 6 महीने. बाकी ठीक है. अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है. ये लोग अच्छे तो हम भी अच्छे, हम अच्छे तो ये लोग अच्छे है कि नहीं. चलिए, आपका पैर भी जल्द ठीक हो जाएगा. मैं चलती है, लेकिन अभी क्या जरा वॉकर से चलते हैं, दर्द डरता है, सूजन आती है ना पाँव को, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं बैठते. बाकी ठीक है, सेफ्टी को आता कौन से. आंटी थैंक यू. अपना नाम? मेरा नाम खुशबू आंटी. खुशबू. हाँ. सरनेम? सिंह. खुशबू पंजाबी. सिंह. बिहार से हूँ. बिहार से. ये अपने साउथ से हैं. हाँ. बालकृष्ण. तो बोलले ना आता, बोल ना. बरं झालं फोटो काढ. रिटायर पेंशनर. आज के युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? कैसे द्यायचं बोलो. मराठी मुलांना तुम्हाला काय सांगायचं हां. आहे का? काही संदेश द्यायचा आहे तुम्हाला मराठी मुलाने आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांचं ते हे आहे, राज्य आहे. तेव्हा शिवाजी महाराजांचं त्यांचं सगळं आहे ना लक्ष म्हणजे मोठेपणा त्यांचं आपल्यासमोर ठेवायचा, त्याचा अभिमान ठेवायचा, आणि आपल्या घराण्याची हे वाढवायची की जेणेकरून महाराष्ट्रातील मुलं शिकतील आणि चांगले मोठे होतील, शिकून चांगले मोठे होतील. बाकी काय नाही. शिवसेनाचे बाळ ठाकरे यांनी केलेलं आहे की नाही शिवसेना स्थापन, म्हणजे शिवाजी महाराजांनी केलं, पण त्याला आपण दुजोरा पण दिला. आणि इथे महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या जातीचे लोक राहतात, सगळ्या धर्माचे लोक राहतात आणि चांगले राहतात. आमच्याकडे नेहमी ना फंक्शन होतं, बड्डे होतं, पण लग्नाचं पण होतं, मराठी हिंदी अर्धा. शादी का एनिवर्सरी वगैरह 50th एनिवर्सरी वगैरह ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, ऐसे सब बता रहे हैं. समझ लेती हूँ. मैं बहुत फ्रीक्वेंट मराठी नहीं बोल पाती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ. क्या हुआ अभी रिटायर है कि मुझे 25 साल हुए. 25 साल हो गए रिटायर. हो. त्यामुळे हिंदी मराठी सगळे मिक्स आहे. चालेल ना. शिकले मी कॉलेजमध्ये गेलेले असं. त्यामुळे मी सचिवालयामध्ये लागले ना, मी मोठ्या पोस्टवर पण होते, सुप्रिटेंडेंट वगैरे, हेड क्लासपासून सगळीकडे पुढे वरती गेले लगेच. आणि आपला स्वभाव चांगला असला ना की आपल्याला आपला रिपोर्ट पण कॉन्फिडन्स चांगला असतो, त्यामुळे आपल्याला प्रमोशन पण मिळून जातं. मी कोणाशी भांडण नाही, काय नाही, आपुलकीने राहायचं, आपण हसायचं, चांगलं बोलायचं, कोणाचं वाईट करायचं नाही, आहे की नाही. देवाचा आशीर्वाद आहे, देवाचा आशीर्वाद. बिल्कुल. आशीर्वाद हमेशा बहुत अच्छा आंटी. अपना आशीर्वाद मुझे भी दीजिए. थैंक यू आंटी. तो मैं भी भर भर के आशीर्वाद लेने का मौका एक भी नहीं छोड़ना चाहूँगी. अभी मैं एक और आंटी से बात करूँगी. इनसे बात कर सकते. आंटी ने अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है और बच्चे को आशीर्वाद दिया है. आंटी मुझे भी आशीर्वाद देंगी. तिला पण आशीर्वाद द्या. हाँ, आपको भी आशीर्वाद है. कैसी हैं आंटी आप? हाँ, अच्छी हूँ. यहाँ कैसा लगता है? हाँ, यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कितने दिनों से हैं आंटी यहाँ? हाँ, 1-2 वर्ष वाले 2 इयर्स हो गया. 2 इयर्स हो गया. इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट्स का ऑपरेशन फैल गया, इसकी वजह मुझे रहना पड़ा. अच्छा मैं खुद का बाथरूम नहीं कर सकती हूँ. अच्छा. बाकी आपको कुछ पूछने का है?
अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगी? ना मुझे मेरा हस्बैंड अभी आज घर पे है ना, कभी कभी इधर आते हैं। मुझे एक बेटा और एक बेटी है। बेटा दुबई में है, बेटी कनाडा में है। बेटा दुबई में है और बेटी कनाडा में कनाडा है। में। तो वो हाँ, आते रहते हैं? हाँ वो आते रहते हैं? मैं आते रहते हैं। अभी कर ही गया मेरा नातू का क्या बोलते हैं, लड़की का लड़का ग्रैंडसन। ग्रैंडसन हाँ, वो आए थे। वो आया था कल गया। तो आपको बोलते हैं चलो हमारे साथ वहाँ? मैं बहुत टाइम बोलते हैं, हाथ से लेके जाता हूँ, चलो आकर कर उसका फ्लाइट था तो भी वो मिलने को आया। आप नहीं जाना चाहती हैं? जाना चाहती हूँ लेकिन ऐसे बीमारी लेके कि क्यों तकलीफ लेने का। तो शारीरिक परेशानी की वजह से नहीं जाती हैं? शारीरिक वजह से नहीं जाती हूँ। और आपके हस्बैंड अकेले रहते हैं? ना इधर आते हैं ना, बीच में 2 दिन के बाद आते हैं। घर पे अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। वो क्या करते हैं? नहीं वो बैंक मैनेजर से रिटायर्ड हो गए। अच्छा, रिटायर हो गए, बैंक में थे। तो उनकी देखभाल के लिए उनके पास मेड वगैरह है? घर में मेड है। घर में मेड है। चूँकि वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग होंगे यकीनन, तो वो पूरी तरह से टेक केयर, इनकी देखभाल नहीं कर पाते होंगे, तो उन्होंने इनको यहाँ पे रखा है ताकि प्रांजल और प्रांजल की टीम इनकी अच्छे से देख रेख कर सके। और वो बीच में आके देखते रहते हैं इन्हें, इनसे मिलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अकेलापन भी दूर होता है और सबका साथ भी मिल जाता है और अच्छे से इनकी देख रेख भी हो जाती है। अभी मैं एक आंटी से बात करूंगी। इनके बारे में मैंने सुना है कि ये कोरियोग्राफर थे? नहीं, उनके ज़माने में बैक डांसर थे जो मधुबाला और उस समय के एक्ट्रेसेस थे, तो उनके साथ में बैक स्टेज डांस करते थे। वाह, 90+ है। और अभी यहाँ पर आने के बाद में ही हल्का सा उनको फ्रैक्चर हो गया, तो उसके बाद में वो थोड़ा सा चलना कम कर दिए हैं, बट शी इज़ वेरी एक्टिव। आप उनके साथ बात कर सकते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? शर्मिष्ठा। अपने लाइफ के बारे में कुछ बताएंगी आंटी? आप डांसर रही हैं, बैक स्टेज डांसर रही हैं, मधुबाला जैसे एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है, तो कमाल की लाइफ रही होगी ना आपकी। बताइए ना कुछ। क्या बताऊँ अभी। आप जो डांस करते थे, तो सब ग्रुप में थे ना, 30 जन थे हम लोग, तो ग्रुप था हमारा, तो पीछे देखते ही दिखाई देता नहीं जी। तो पीछे भी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मधुबाला सबके साथ किया है। पर पीछे क्या लड़कियां करती है ना उधर। तो बॉलीवुड से कुछ सपोर्ट की बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है जो डांसर्स होते हैं, जो साइड रोल वाले होते हैं? मिलता है, पर अभी मेंबर होना चाहिए। अच्छा, मेंबर होना चाहिए। आप नहीं? मैं मेंबर थी मगर रिटायर हो गया हम लोग। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, मैं बैठी इधर आ गई। अच्छा। यहाँ कब से हैं आंटी आप? यहाँ मैं तीन महीना था। 3 साल। 3 साल हो गए। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगी? परिवार नहीं है मेरा। आपने शादी नहीं की? नहीं, मेरा अच्छा। है नहीं कोई नहीं। अच्छा, मेरा है तो एक है। नहीं, अभी तो बहुत बड़ा परिवार है आपका। प्रांजल आपकी बेटी है, उनका हस्बैंड आपका बेटा है, तो परिवार तो आपका बहुत बड़ा है ना? हाँ। यहाँ पे कैसा आपकी देखरेख अच्छे से हो जाती है? आपकी देखरेख यहाँ से प्रांजल हाँ, अच्छे से बहुत करती अच्छा है? करती है। मेरा देखरेख तो करती है बहुत अच्छे से, अच्छा लगता है। और कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे लाइफ में? आपको लाइफ में सबसे कुछ बड़ा एक्सपीरियंस क्या मिला? कुछ नहीं हुआ, यही इधर आके बैठ गई। इसलिए एक्सपीरियंस धीरे नहीं हुआ। एक्सपीरियंस तो हुआ ही। इतना अच्छा करियर रहा है, शादी नहीं की, लेकिन ठीक है, आप सुखी हैं, परेशान नहीं हैं, नहीं। किसी तरह की तकलीफ नहीं? नहीं, ये मेरे को बहुत करती है। हाँ इसलिए मेरे को ये चिंता नहीं है। जी। अभी कहाँ फ्रैक्चर हो गया? नहीं, ये ना ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। ऑपरेशन हुआ था ना, इसका भी ऑपरेशन हुआ। ले 2 ठिकाने से पैर दर्द करता है। ऑपरेशन हो गया ना, से
दर्द करता है, पर ये संभाल लेती है। आंटी आप कहाँ से हो? हाँ? आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात की हूँ, इधर की हूँ। मेरी माँ अहमदाबाद थी, अच्छा। मगर मैं इधर हूँ, जन्म इधर हुआ है। और माँ के फैमिली में कोई है? कोई नहीं है। माँ के फैमिली में भी कोई नहीं है। कितने टाइम से फैमिली से कोई बातचीत कोई ऐसा? नहीं, कोई नहीं, मेरा कोई है ही नहीं ये कहीं। नहीं, ये जब तक माँ पापा होंगे ना आपके। नहीं, माँ बाप नहीं थे। माँ बाप थे, पकड़ बिचारे दुखे थे वो लोग को, तो क्या बोलने का उसको। इसीलिए मैं बात ही नहीं करती। मैं मेरा खुद में रहती हूँ। बहुत अच्छा है आंटी, आप अच्छे से रहती हैं। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए जी। ये है ना मेरी, बिल्कुल खुश रखती है। हाँ। ये सब करती है मेरा, बस वही चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मेरे को खाना मिले बस भी, दूसरा कुछ नहीं। ये मेरा देख रेख रखती है। फेवरेट मिले ना, जैम मिले, हाँ, जाम पसंद है। जाम वाले सब्जी नहीं चाहिए, मुरम्बा चाहिए, चुंदा चाहिए। बच्चों वाले सारे नखरे हैं आंटी के। छोटे छोटे बच्चों के जो होते हैं। हाँ? बच्चा हो गई, अच्छा है ना, बच्चा ही होना चाहिए, दिल बच्चा होना चाहिए। इसका बच्ची हूँ मैं। हाँ हाँ, तो जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए वो बच्चे हो जाते हैं। और बड़ी बात ये होनी चाहिए कि बच्चे माँ बाप बन जाए और माँ बाप बच्चे बन जाए, है ना। बहुत मेरा अच्छा बहुत ख्याल करती है, वही चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। आशीर्वाद देती हूँ, बहुत आशीर्वाद मेरा तो, तुम्हें आपको सबको आशीर्वाद है। थैंक यू। बहुत सुखी होंगे, बहुत के अच्छा बनेंगे आप। To know about her through a common friend, and we came, we visited her, we felt a little comfort, so we decided to put her up over here, and I've been regularly visiting over here from time to time. Pretty nice place. They maintain very good standards, hygiene standards are very nice, and they personally, I think each and every person over here, including the owners and everyone who works over here is associated over here, they work very dedicatedly. And they give very positive feedbacks. It's like a family over here, small family sort of a thing, the way they're taking care of things. And we're quite happy. So in fact, she was here for a short term. But then because of things going nicely and she being taken care of so nicely, we decided to extend it for some more time. Because she's comfortable, and if she's comfortable and happy, we are happy. I mean, that's Actually. eventually the idea of the whole thing. And also what other advantages this place also has is they have medical attention. They have constantly professionals looking after her from time to time, 24 hours under their supervision. There are various activities, there are exercises, they do some massages and all that. They're doing a lot of things which otherwise you wouldn't do at home. So it has a very fair amount of advantages also, which otherwise you can't do at home. At home you have a limitation, and you treat a family member, you don't keep massaging a family member and do activities, but she has that opportunities also. Being with other people of her age, she's able to talk to them on a regular basis, make those social connects, friendships and everything. So that way it's a happy situation. So overall we are like quite happy and satisfied with the way it is over here. You both are working now? I am working, she's my wife. She's also working? No. Okay. Thank you, sir. Welcome. What's your name? My name is Zainul. Okay. Auntie is so sweet. She's always smiling. Auntie is very attractive, na? She's gone on me. Yeah, she's gone on you. What he is saying? So actually यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है ना, जो ओल्ड एज के बारे में बहुत लोग की मानसिकता ऐसी होती है कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद ये कह सकती हूँ कि स्वार्थ नहीं बल्कि सिंगल फैमिली जो है वो बहुत मैटर करता है। बुज़ुर्गों को अकेला ना रहना पड़े, इसके लिए बच्चे भी यहाँ रखते हैं, यहाँ उन्हें कंपनी मिलता है, यहाँ उनकी देख रेख अच्छे से होती है। जैसा कि अभी आपने सुना
उनके फेस को हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो अपनी माँ को अकेलापन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो वर्किंग हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे वो ज़्यादा खुश रहती हैं, उन्हें कंपनी मिलता है, उनसे बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्हें देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रखा है। प्रांजल, क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ? हाँ, अंकल है, आंटी है। और उसका एक बहुत बड़ा हाँ, ये एग्ज़ाम्पल हैं। ये अंकल हैं जो यहीं पे घर पे रहते हैं और आंटी यहाँ पे रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंटी और अंकल भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी देखरेख इनके वश की बात नहीं है पूरी तरह से, इसलिए उन्होंने यहाँ रखा है और वक्त मिलते ही वो यहाँ बैठे रहते हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले देख सकती हूँ कि वो उन्हें फ्रूट्स खिला रहे थे, उन्हें दुलार रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो इस लाइफ के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे अंकल? क्या क्या किसके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। किसके मेरे बारे में या उसके बारे आंटी और आप दोनों। हाँ, मिस 1.5 साल पहले तो अच्छा चल रहा था कि अभी उसका हेल्थ ऐसा हो गया कि बैलेंस नहीं रहता है, तो गिर जाती है ऑफन, और गिर जाती है तो हड्डी भी टूट जाती है। हाँ, एक एज के बाद तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ये कमज़ोर होती नहीं, टूट जाती है, तो फिर 3 बार तो ऑपरेशन किया 1.5 साल में, तो ये प्रॉब्लम। बाकी पहले तो अच्छा हमारा चलता था। तो आपके बच्चे? बच्चे 2 है, एक मुलुन में रहता है। कहाँ रहता है? मुलुन। वो क्या करते हैं? उसका बिजनेस है कंप्यूटर, और 45 लोग काम करते हैं उसके अंदर। तो उनके साथ अगर आपको उनके साथ रहने में? उसके साथ पहले से हम अलग ही रहते थे, पहले से अलग, क्योंकि इधर से वो उसको जाने में तकलीफ होता था, मुलुन जाने में, इसलिए उसने उधर ही कर। आपने बोला कि आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, और दूसरा कतार में। अच्छा, दूसरा कतर में रहते हैं वो और उनकी पूरी फैमिली, तो उनका आना जाना लगा रहता है? आता है 3-4 महीने में एक बार आ जाता है। अच्छा, तो मिलने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा बोला कि चलो आप दोनों भी हमारे साथ कतर चलो? कतर तो गए एक बार, गए, अब कितनी बार जाएंगे, गए। तो वहाँ रहने के बारे में आपने? वहाँ नहीं रह सकते ना ज़्यादा, 1 महीने का वो रहता है उसका। अच्छा, ज़्यादा नहीं रह सकता, ऐसा नॉट अलाउड। ठीक है, चलते हैं ऐसे ही। जी। तो आप जो अकेले रहते हैं, तो वहाँ आपके लिए, आपकी देख रेख के लिए कौन है? मैं ही देख रेख करूँगा। मेरे लिए कौन देख रेख करेगा? अंकल खुद का खुद कर लेते हैं डेली बेसिस में, ट्वाइस इन अ डे अंकल सुबह शाम दोनों समय पे आते हैं, नियर बाय में रहते हैं। डेफिनेटली एज है अंकल का भी, आंटी का भी, सो वो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो मेडिकल कंडीशन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे अंकल ने बताया 2-3 बार उनका ऑपरेशन हो गया, क्योंकि इस एज में जो बोन्स रहते हैं वो काफ़ी वीक रहते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेक होने का, फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो रिपीट वो सिर्फ फिर से हम लोग फ्रैक्चर होने के बाद में हमेशा एवरी टाइम हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। सो इसके लिए फिर उनको यहाँ पे रखा गया है कि उनको मेडिकल केयर मिले, अटेंशन प्रॉपर रहे, वो गिरने से बचे या उनका केयर अच्छे से हो जाए। रखेंगे तो पूरा टाइम फिर उधर ही अपना माइंड जाता है, फिर माइंड जब अपन किसी बाहर जाने का वो करने का तो नहीं हो सकता, इसलिए इधर रखेगा तो थोड़ा भले 2 घंटे आता है इधर, देखते हैं बस, बाकी तो सब ठीक है, ये लोग संभाल लेते हैं, ऐसा है। तो ऑल द टाइम इनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है। चलो, एक बहुत अच्छी बात है प्रांजल की, यहाँ पे जिनसे भी मैं मिल रही हूँ, जिनसे भी बात कर रही हूँ, वो काफ़ी खुश हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड हैं आपकी सेवा से, आपकी देखरेख से। प्रांजल, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि मैंने सुना है, मुझे इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, कि कोई बुज़ुर्ग अगर आते हैं आश्रम में रहने के लिए, तो उन्हें कुछ आश्रम को देना पड़ता है, क्या है? अभी हर एक जन से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि हर एक जन का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता होता है। अभी वो कमाने वाले अभी तक कमा रहे थे, जैसे वो एक आंटी ने बोला कि जब तक हम लोग कमा रहे थे तब तक हम लोग को पेंशन या जो अमाउंट था वो मिल रहा था, अभी रिटायर्ड हो गया, अभी नहीं मिल रहा है, तो फिर वैसे लोगों से हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते या नहीं लेते हैं। ऐसे बच्चे हैं, मतलब ऐसे जो माँ बाप है कि जिनके बच्चे जैसे फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं या उन्होंने कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए अपने पास रखा है, तो वो अपने को पेमेंट देते हैं, लेकिन वो पेमेंट हर एक जन से अपने को नहीं मिलता है, या मैं
एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मेरा फोकस यही था डे वन से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सकूँ, क्योंकि क्या होता है कि यही तकलीफ़ होती है बाकी सब ओल्ड एजों में और मेरे में जो डिफरेंस है वो यही है कि मैं खुद यहाँ पे जैसे मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग खुद दोनों में से एक जन हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिससे वजह से ये पर्सनल टच है हम लोगों को, हम लोग के बीच में जो कनेक्ट्स है वो उसके वजह से है। तो मतलब जो फेसेस, मतलब जो स्माइल उनके फेस पे है जो हमारे फेस पे है, वो उसी का रीज़न सिर्फ एक ही है कि हम लोग यहाँ पे खुद पर्सनली ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों पे अटेंटिव रहते हैं। कुछ भी रहेगा तो हम लोग पर्सनली मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो बस वही एक है क्राइटेरिया, मुझे मेरा मेन फोकस वही था, विजन वही था कि मैं वो फैसिलिटीज़ दे सकूँ, सर्विसेज दे सकूँ जिनको वो घर पे नहीं मिल रही है या वो अकेले से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो और मैं मतलब सक्सेसफुल हूँ उन सब चीज़ों में, क्योंकि नहीं लगा था कि मैं 8 बेड का जर्नी में आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ और इतने सारे ब्लेसिंग्स मुझे रेगुलर बेसिस पे मिले। सो मैं डेली वंस इन अ डे मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आती हूँ। मैं मुंबई में रहूँगी तो डेफिनेटली आती हूँ, 2 से 3 घंटा मैं रहती हूँ, सिर्फ उनके साथ में थोड़ा सा बातचीत करके, राउंड लेके, ब्लेसिंग्स लेके फिर मैं चली जाती हूँ। मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको कुछ देना ही है। जो भी मजबूरी में आए, जिस भी स्थिति में आए, आप उन्हें अपने इस घर में रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं। प्रांजल, क्या मैं आपके किचन और ये सब देख सकती हूँ अगर आप, जहाँ पे इन माता पिता के लिए, बुज़ुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है? आपके पास कितने देख रेख करने के लिए कितने लोगों को मेरे पास आपने में रखा है? 13 से 14 स्टाफ है, जिसमें केयर टेकर्स है, नर्सेस है, खाना बनाने वाले कुक है, डॉक्टर्स वगैरह, ये सब मिला के। डॉक्टर्स वगैरह तो का आना जाना विजिट होता है? नहीं, फिक्स्ड मॉर्निंग में एक बार आते ही है दिन में। 11 से 3 में उनका डेली का रूटीन रहता है, डेली वो दिन में एक बार आते हैं। और ये साफ़ सफाई, कुक वगैरह जो ये 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। किचन में भी अभी भी कुछ बन रहा है और जब से मैं आई हूँ मुझे घंटों हो गए हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ खा पी रहा है, मस्त मज़े कर रहे हैं, सब खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारे वॉशरूम्स हैं। हाँ, ये सब वॉशरूम्स हैं, मेल्स के अलग है, फीमेल्स के अलग है, वहाँ पे बाथरूम अलग है। सो क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए, इसके लिए फिर सब चीज़ें सेपरेट रखी गई है। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलाने जा रही हूँ जिनकी उम्र 101 साल है। उन्हें सुनने में थोड़ी परेशानी है और देखिए प्रांजल उन्हें समझा रही हैं और देखने में 101 साल के हैं, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की और उनके बारे में कुछ जानने की। वो लाया था पाव भाजी पूरी चला गया, मेरे हाथ घूमते घूमते पड़ जाए। क्या है मुझे मायने नहीं है, समझे? तो उसको बोलो जो कोई चीज़ तो मेरे हाथ में वो ब्लाइंड है, तो खाना हो कि ना खाना हो, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना हो। मेरा पेट भर गया है, मैंने बोला कि भाई तुम अली भाई बोलो तो फिर शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट में ऐसा है ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा खुराक खाने से फिर तकलीफ होती है, चलेगा, 100 साल हो गए, हाँ, तो कोई इंस्ट्रक्शन ले जाए मेरे पास है। इसके लिए मैंने बोला कि आप बोलो कि फर्क आदमी 3 का है, जो कोई चीज़ दो उसका हाथ में दो, चलेगा, ताकि मालूम है मैं खा सकूँ, आपको पता चले कि हाँ दिया है आपके लिए, ठीक है? अच्छा बात कर सकते। दूसरी बात तो आपने बोला कर सकते हैं। सुनो अंकल, मैं क्या बोल रही हूँ कि अपने पास ना न्यूज़ टीवी चैनल वाले आए हैं। शाम को मैं रात को मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, चलेगा, क्या कि मैं जो वो जो खाया, हाँ बर्गर खाया तो हेवी हो गया है, ठीक है, तो जो मेरा पेट के ऊपर से जूस पिया, अच्छा जूस भी पी लिया, मैं दूध पे सो जाऊँ, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा एक बात है कि आज मैं टॉयलेट नहीं गया हूँ, हाँ, तो मान लो कि रात में जाना पड़े, हाँ, तो मैं बेल कर दूँ, आएगा? हाँ बेल कर दो, स्टाफ आके आपको हाँ, लेकर, बेल तो है मेरे पास, बेल है आपके पास में, बेल से आपके, आप सब लड़के को बोल दो कि ये ब्लाइंड है, हाँ, उसका सिस्टम खराब हो गया, हाँ, कभी भी ऐसे तो रात में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं बेल मारता हूँ सिर्फ टॉयलेट के लिए। हाँ, मैं बोल दूंगी अंकल, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, 24 घंटा बैठा रहता हूँ, बोल देती हूँ, पर इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू अंकल। सुनो, मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ आपसे, तो उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है? आप दोनों कपल का बहुत प्रॉस्पेरिटी है, थैंक यू इसके लिए भगवान ने हमें भेजा, उनको स्थल भी अच्छा मिला, आप मेरे सुनते हैं, वहाँ कभी कोई आता भी नहीं था मेरे पास। थैंक यू अंकल। हमारे पास एक पैसा, मैं तो सन्यासी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, किसके पास
मैं मेरा दुख किसके पास बोलूँ? हम लोग हैं जो ना। हाँ अकेले जो अंतर से मुझे दुख होता है, संसार में दुखी हो, मैं किसके पास मन खाली करूँ? पत्नी हो तो पति के पास बोलो, भाई हो बहन हो तो बहन, माँ हो तो माँ, सब। अब तो मेरा कोई नहीं है। हम लोग हैं ना लड़के, हाँ जी। हम लोग हैं ना बेटी बेटे, हाँ तो फिर हाँ जी। हम लोग हैं ना। हाँ नहीं नहीं हाँ। ठीक है मेरी, इसलिए तो अब भगवान ने भेजा भाई आपको, अवश्य होगा दुख भाई दे, वहाँ से भाग के आया मैं, कोई नहीं किसी बोलूँ। इट्स ओके अंकल, मौन ठीक है। है, वो दौर चला गया मुँगा है नहीं अभी मुँगा, आपका। मैं अंदर से मैं प्रश्न करता हूँ, सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ, किसको बोलूँ मैं? पति पत्नी एक दूसरे का दुख समझ लेता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम, ये करता है, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है। अंकल एक मेरा पत्नी का भाई है जिसकी बहन गुजर गई है, संतान नहीं है, अकेला हो, मैं पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, हमारे पास तो बात है कि वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी हो गई है, कुछ नहीं कर। कब से हैं ये? अपने पास आके अभी एक हफ्ता ही हो गया है, एक हफ्ता ही हो गया है उनको। पहले किसी और जगह पे थे, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रहे थे, तो एक हफ्ते का ही ये उनका रिव्यू और फीडबैक है कि आप लोग हो इसके लिए मैं अभी मतलब थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ मेरी तरफ, नहीं तो मैं वहाँ से भाग के आया हूँ आपके भरोसे वगैरह ऐसे सब चीज़ें। 101 ईयर्स के हैं अंकल, और मतलब जहाँ इसके पहले जहाँ पे थे तो उनको सर्विसेज नहीं मिल रही थी, खाने पीने में दिक्कत थी, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो उनके कोई रिलेटिव ने मेरे पास उनको लाकर छोड़ दिया है। तो वो जैसे एटलीस्ट वो फ़ोन करके पूछते हैं, वो क्लोज़ रिलेटिव नहीं है, थोड़े लंबे के रिलेटिव हैं, लेकिन ठीक है, मतलब वो एटलीस्ट पूछना है, बात करना है, वो कर लेते हैं वैसे। तो इनके फैमिली में कोई नहीं है? नहीं, उनकी फैमिली में कोई नहीं है। अगेन इनका भी शादी वगैरह नहीं हुआ है, तो अकेले थे जब तक भाई बहन थे तब तक वो लोग साथ में थे, फिर बाद में अभी तो कोई भी नहीं है अंकल, सिर्फ अभी पूरे भाई बहन में सब में अभी अंकल अकेले हैं, तो फिर वो मेरे इनके साथ भाई बहन लोग? कोई ऑफ हो गए हैं, अभी उतना स्टोरी मुझे भी नहीं पता क्योंकि वो अभी 7 just डेज आए ही हाँ हैं। बिफोर ही मेरे पास में आए हैं, तो इसके लिए एक्चुअली उन्हें सुनाई भी कम देता है, तो उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल है। हो रहा है। इसके लिए आपने उनकी बातों को तो सुन ही लिया है और प्रांजल से भी जान लिया है, अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, बट यहाँ पे आके वो सेटिस्फाइड है, उन्हें अच्छी सर्विस मिल रही है, अच्छे से देखभाल हो रही है। अगर अंकल को परेशानी ना हो तो मैं अंकल से बात कर सकती हूँ? नमस्ते अंकल, मेरा नाम खुशबू सिंह है। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं अंकल? मैं अभी 6 महीना हुआ। 6 महीना हुआ। हाँ, 6 आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कितनी उम्र होगी? नहीं है, नवंबर से इधर हूँ। कितनी उम्र होगी अंकल आपकी? मेरी अभी 76 है। 73। आप 76। अच्छा 76। आपके लाइफ की सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या? आपके लाइफ की सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली है? वाइफ लाइफ, जिंदगी, आपकी जिंदगी। अंकल वाइफ। लाइफ में वाइफ। लाइफ और वाइफ। तो वाइफ के बारे में कुछ जान सकती हूँ? अच्छी है, ठीक है। वो कहाँ है? उधर अंधेरी है, आरटी उधर है, उधर है, उधर है। अच्छा, तो वो उधर किनके साथ रहती हैं? वो लड़का है उधर, उसकी औरत है। अच्छा, आपके बेटे बहू हैं? हाँ, बेटे बहू उनके है। साथ आपकी वाइफ रहती है? रहती है। तो फिर अंकल यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ थोड़ा बीमार था, ऑपरेशन हुआ था, तो मैं इधर अभी आराम के लिए हूँ। ऑपरेशन हुआ था और यहाँ तो हूँ इधर, तो लड़का जब आएगा तो मैं जाएगा। अच्छा, तो बेटे बहू बीवी अभी देखभाल करने में वो सब कामकाजी हैं, इसके लिए दिक्कत है? किसके लिए? मतलब यहाँ रहने की मजबूरी क्यों है? यही बोला मैं, मेरा ऑपरेशन हुआ था हॉर्निया का। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो आराम के लिए मैं इधर हूँ। अच्छा, बराबर ना? कर दूंगी तभी आप घर पे चले। हाँ, ये अब ये हमारी मेन मालिक समझो है, वो जब मुझे डिस्चार्ज देंगी तभी मैं जा सकता हूँ। डॉक्टर है और वही डिस्चार्ज दे सकती है, कोई जाऊँगा। आज के यंग जनरेशन के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अंकल? क्या मालूम अभी यंग जनरेशन क्या करते हैं, वो तो मुझे मालूम नहीं। तो खाली स्टडी करने का, यंग स्टडी करने का और माँ बाप को देखने का,
सर्विस करने का और माँ बाप की देखभाल करने का। अभी बैठे थे इधर, उनको वही बोला मैं। अभी गए ना अपने बच्चे हाँ। नहीं है तो बैग्स तो है बैग है वहाँ है, उनको वही बोलता हूँ मैं। अच्छा अंकल, क्या लगता है आपको, आपकी और एज दूसरा उनको बोला कितना भी परेशानी हुई कितनी भी, तो पहला पढ़ाई करने का। पढ़ाई होने के बाद जो भी करना है, सर्विस या धंधा भी करते, धंधा बोलता, हाँ व्यवसाय, व्यवसाय करना सबसे बड़ा व्यवसाय नंबर 1 है। तो वो करने या तो नौकरी करने का। आप क्या करते थे अंकल? मैं सर्विस करता था। अच्छा अच्छा अंकल, आपके टाइम में जब तक आप यंग थे, बच्चे थे, और आज के टाइम में कितना कुछ फ़र्क आपको लगता है कि कितना, मतलब दुनिया कितनी बदल गई है? दुनिया, हाँ तुम्ही तुमच्या आईवडिलांना किती छान सांभाळलात, तुम्ही तुमच्या हाँ आईवडिलांना दिख रहा है, मग फरक आहे ना तो फर्क है, वो करना चाहिए। हाँ मग तो मैं जो भी अभी इधर आते हैं कभी कभी उनको वही बोलता हूँ, अपने माँ बाप को संभालना, पहला पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए माँ बाप पैसा खर्चा करते हैं, अगर नहीं माँ बाप के पास पैसा होगा तो कैसा भी करके पढ़ाई करना। पढ़ाई होने के बाद सब कुछ आता है, धंधा क्या करने का या क्या करने का वो समझ जाता है। पहले पुराने लोग क्या करते थे, पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमको बड़ा किया और लोगों को बड़ा किया। कैसा बड़ा किया? मैं भी पढ़ा हूँ, तो वो लोगों ने कैसा बड़ा किया, वो ध्यान में रख के आगे जाने का। बराबर ना? अच्छा अंकल का कहना है कि सर्विस से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देना अच्छा है। बिजनेस सबसे नंबर 1 है। सर्विस का क्या होता है? सर्विस भी क्या बोलते थे आपने, क्या पूछा मुझे? मतलब नौकरी करने से अच्छा है कि अपना बिजनेस हाँ, कोई अपना हो तो बिजनेस ज़्यादा करने का। अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। सर्विस क्या है, कभी बंद हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है। तो बिजनेस अपने ऊपर है, मेहनत के ऊपर बराबर। मेहनत के ऊपर है, वो अपने हाथ में है, इसलिए बिजनेस नंबर 1 है। करने का ये मेरा एडवाइस है। थैंक यू अंकल। आपका नाम क्या है अंकल? हाँ मेरा नाम विट्ठल विट्ठल अर्जुन नाइक, NAIK। विट्ठल अर्जुन नाइक। आपका नाम अभी आपकी पर्सनालिटी से बहुत मैच खा रहा है। अर्जुन नाइक। आप किस सेक्टर में जॉब करते थे अंकल? मैं तो मुंबई डॉक लेबर बोर्ड में काम करता था, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट PORT पोर्ट ट्रस्ट यानी डॉक गोदी। अच्छा 1972 में मैं क्लर्क करके सर्विस पर रहा। 16 में पहला दिन क्लर्क करके मेरा भर्ती मैं काम किया। उसके पहले 68 में मैं बम्बई में आया हूँ। तभी पढ़ाई हो गया, 11वीं पास गांव में 11वीं पास होके आया, 11वीं पास गांव में हुआ। उसके बाद बम्बई में आके भी मैं कॉलेज किया। बाद में 72 में प्रार करके सर्विस कर रहा। तो ऐसे कोई मैं अनुभव देखा हूँ कि कोई लोग लड़के सर्विस मिलने के बावजूद भी छोड़ते हैं। ऐसा मैंने नहीं किया, जब जिधर था वहाँ रह गया, नौकरी छोड़ा नहीं और असिस्टेंट मैनेजर करके रिटायर हो गया, असिस्टेंट ऑफिस सुपरवाइजर। और 39 ईयर्स में काम किया हूँ क्लेरिकल। और दूसरा क्या है, इधर से किधर विटी नहीं, मस्जिद मंदिर मालूम है? मस्जिद कितना टाइम लगता है। और दूसरा क्या है, ट्रेन से गर्दी होती है। 4 शिफ्ट किया हूँ, 4 शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। अभी मैं 60 वर्ष के बाद रिटायर हुआ, तभी मेरा 3rd शिफ्ट था। तो मतलब मैंने इस तरह से सर्विस की हूँ, माँ बाप को ध्यान में रखते हुए किया हूँ। और अब माँ बाप के आशीर्वाद से ही मैं सर्विस किया हूँ। 2-3 बार मैं बीमार हुआ तो भी अच्छा हुआ। तो कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है, एक बार मैं ऐसा
सोया था तो ऐसा ही मुझे याद आया, मैं ऐसा मॅडम मी 3-4 वेळा हे आजारी झालो होतो, मरणातून वाचलो इथं मनवाईनचा. तो मैं ऐसा ही सोया था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं ऐसा जिंदा कैसा रह गया. तो मुझे ही एहसास हुआ माँ बाप के वक्त, तो मैंने माँ बाप को जो कुछ किया वो माँ बाप को किया. इसीलिए मैं माँ बाप भी सपने में मुझे आए थे एक बार इकडे अंधेरीला. मैडम पर बोलो नहीं भी, तो मैं सोया था, माँ और बाप, दरवाज़ा बंद करके सोया था, कड़ी लगा के, अकेला ही था. तो सुबह 4 बजे मुझे जगना है तो ऐसा ही मुझे एक सपना गिरा. माँ बाप आए हैं और मुझे क्या बोल रहे हैं, तुमको मराठी आता है, हिंदी भी समजता, तर तू माझ्यासाठी दोघंही आली, दोघंही खरोखर आता पण समोर दिसत आहेत. तर तू माझ्यासाठी तू पुष्कळ काय काय केलं, तुला कसलाही त्रास होणार नाही, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. आता मला समोर दिसत आहेत, घरी एकटाच अकेला ही था मैं. हाँ, तो मैं एक असले मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैंने माँ बाप को क्या किया हो किया, उसका मैं ये नहीं किया था, याद भी नहीं था, कुछ नहीं. ऐसा सपना गिरा जो आप तुम्हाला पण बोललो ना भाई, तू आमच्यासाठी एवढं केलं आहे, सगळं केलं आहे. आपणच म्हणतात. आई माँ मेरे बाजू में आई, फादर आगे एक रूम है, उधर ऐसे बाकड़ा है, बेंच है, ऐसे मेरे पास बेंच है. तर तुला कुठच्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, तुमको कोई भी तरह का तकलीफ होने वाली परेशानी नहीं है. नहीं होगी. हाँ, परेशानी उन्होंने नहीं होगी. आशीर्वाद दिया सपने में आके. सच बोल रहा हूँ, जी. ऐसे बातें नहीं कर रहा. और जब कितने 3:30-4 बजे 4 बजे तक ऐसा था. बाद में बोले आम्ही आता जातो, राहून गेले. दरवाज़ा में बंद करके कड़ी लगा के सोया था. अब देखता हूँ तो दरवाजा खुला है. ऐसा हुआ था. तो ये आज के बच्चों के लिए कोई मैसेज आपने दे ही दिया कि पढ़ो लिखो, अपना करियर बनाओ और माँ बाप की सेवा करो. ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है. माँ बाप का बात बोला जी. तो एकदम सही बोला. मॅडम पण नाही बोला मैं, खरोखर गोष्ट होत आहे कधी. तो त्याच्यानंतर मी विचार केला, मैंने क्या किया. मैं 2-4 बार इतना बीमार था, लेकिन अच्छा कैसा हुआ. माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके सर पे है तो फिर सारी दुनिया आपके हाथ में है, कह सकते हैं. बराबर, आपका बात सही है. थैंक यू. थैंक यू अंकल. जो बात बोला सही बात बोला है ना अंकल, बिल्कुल. थैंक यू अंकल. ये बात कई बार मैंने भी फील किया है. जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं कई बार वो सपने में आते हैं और कहा भी जाता है कि बुज़ुर्ग अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है. जैसा कि अंकल ने अपना स्टोरी बताया कि उन्हें सपने में उनके माँ बाप आए थे और उनको आशीर्वाद दिया, ये काफ़ी अच्छी बात है. तो प्रांजल, ये अंकल ऐसे ही बस देखभाल के लिए रह रहे हैं. उन्होंने बोला कि हाँ नहीं वो मतलब उनको घर वाले नहीं लेकर जाना चाहते, घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, तो उनको उस रीज़न से यहाँ पे बता के रखा गया है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे मेडिकल कंडीशन के लिए आप रहिए. ये उसके पीछे का असली सच है. मतलब घर पे नहीं हो पाएगा, उनसे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने रखा हुआ है. यकीनन यही होगा. नहीं तो बीवी है, बच्चे हैं, बहू है, घर है, सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई अपने माँ या बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है. इस पर क्या ही कहा जा सकता है. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा भावुक कर दिया हो प्रांजल? वैसे बहुत सारे मतलब इंसिडेंसेस हमेशा होते रहते हैं कि बहुत बार ऐसे नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हो जाता है वगैरह. मतलब जैसे कि एक इंसिडेंस है, 97 ईयर्स के अंकल थे मेरे पास में, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं.
लेकिन उन्होंने मतलब पाकिस्तान और जो इंडिया का वॉर हुआ था उस समय पे पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के इंडिया में आए थे। सिंगल रुपये भी उनके पास में नहीं था, सिंगल पेनी भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके बहुत कुछ किया, मतलब उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ओपन किए, बिज़नेस अच्छे से रन किया, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद में बच्चों ने मतलब उनको अहमदाबाद में अकेले रखा था। अहमदाबाद में उनको एक अटैक आके गया, उनके साथ में उनका केयर टेकर था। केयर टेकर ने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उनके नाम पे करके लिया था, केयर टेकर के नाम पे करके लिया था। और जब भी उनको जैसे स्मॉल अटैक जैसे सिचुएशन हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उनको मुंबई लाया गया। उनके बच्चों ने ही लाया उनको मुंबई लाने के बाद में उन्होंने उनको देखा, सब समझा। फिर बाद में पता चला कि हम लोग इनको घर पे नहीं लेकर जा सकते, नहीं रख सकते, ऑपरेशन हो गया, ड्रेसिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस समय पे उन्होंने हमारे पास में रखा था उनको कि जो कुछ भी उनका ख्याल रखना है वो आपके पास रखिए, ऐसे बोल के। तो वो हमारे पास में ही थे। लेकिन मतलब प्रॉपर्टी या जायदाद ये एक ऐसा मतलब चीज़, एक ऐसी चीज़ है जो पूरा रिश्ता भुला देती है। फिर भाई बहन माँ बाप कोई दिखता नहीं है उसके सामने। तो रात को मतलब अंकल का हेल्थ थोड़ा सा डिटोरिएट होने लगा, तो हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया कि अंकल का हेल्थ अभी उतना अच्छा नहीं है, डिटोरिएट हो रहा है। तो रिलेटिव्स है वो बार बार बुला रहे हैं, आके मिल के जाइए। उस समय पे रिलेटिव्स आए, मिल के गए, 11:30 की बात है लगभग। और उस समय पे रिलेटिव्स ने आके उनको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब पूछने के अलावा उनके पूरे के पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स करके लिए, जायदाद के पेपर्स पे उनका सिग्नेचर लिया गया। और वो जब भी अंकल को पता चला कि मैंने सिग्नेचर दे दिया है, ऐसे सब हो गया है, उसके बाद में अंकल ने मतलब एक निवाला भी नहीं खाया। हार्डली 3 से 4 दिन सिर्फ अंकल, उसके बाद में मैंने उनको IV वगैरह चढ़ाया, ड्रिप वगैरह लगाया, RT वगैरह डाला, लेकिन वो सर्वाइवल नहीं कर पाए। तो मतलब उस समय पे ऐसे लगा कि सिर्फ कमा के रखना कुछ नहीं है, कमाने के बाद में सिर्फ हम लोग हमारे फ्यूचर जनरेशन को ही दे रहे हैं। उससे अच्छा कि वो मतलब अगर उन्होंने तभी खाया पिया रहता, स्ट्रेस नहीं लिया रहता, तो शायद वो अभी तक ज़िंदा रहते। लेकिन उनको वो फील हुआ कि मैंने इतना सब कमा के रखा मेरे बच्चों के लिए, और लास्ट मोमेंट पे बच्चों ने कैसे हो ये पूछने के अलावा यहाँ पे सिग्नेचर करो ये जब भी बोला, तो उन्होंने सब छोड़ दिया। ऐसे यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब प्रांजल ने एक मैसेज भी दिया है कि माँ बाप अपनी हर तकलीफ़ को भूल के, अपने हर गम को भूल के बच्चों पे लगा देते हैं, अपने पैसे बच्चों के फ्यूचर पे लगा देते हैं। उसके बजाय ये करना चाहिए कि आप बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दीजिए, उनके करियर को बनाइए और अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत करके रखिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रांजल, आज के टाइम में जिस तरह के बच्चों के क्या कह सकते हैं सोच है, मानसिकता है, क्या लगता है आपको कि गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी है और सिटीज़ में, महानगरों में इस तरह की परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलती है? गांव में उल्टा गरीबों के जो माँ बाप हैं वो ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सुरक्षित हैं, परिवार के साथ हैं। मतलब वो एक हद तक है कि अभी महानगरों में या उपनगरों में ऐसे सब जगह है कि जहाँ पे बच्चों को जाके माँ बाप को रखने का एक मतलब जैसे कि ये बनाए गए हैं अच्छे चीज़ों के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ किया जाता है या उसका जो गैर फ़ायदा लिया जाता है। गांव के जगह पे या फिर गांव के मतलब जैसे गाँवों में ये सब चीज़ें नहीं देखने मिलती हैं और नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ में ही रहे, जो कुछ भी कमाए हम लोग आधी रोटी खाए, आधी माँ बाप खाए और हम लोग रहे वो सुखी है। तो ये गांव में तो नहीं होता है, मुंबई उपनगरों में ये होता है, शहरों में ये होता है, तो वो फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते इसलिए। मतलब कह सकते हैं कि एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान कितना करते हैं, किस तरह से करते हैं, उनकी देखभाल किस तरह से करते हैं। इस वृद्धा आश्रम में मुझे ये सीखने को मिला है कि रिश्तों की गर्माहट और परिवार का प्यार ये सबसे बढ़ के है कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ रहें, उनके साथ खुशियों के पल बिताएं, इमोशनल पल में उनका साथ दें। इसी के साथ मैं यहीं पर इस इमोशनल जर्नी को
ख़त्म करती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बने, उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ प्यार चाहिए होता है, प्यार और प्यार। दो प्यार भरी बातें कर लीजिए, उनकी देखरेख कर लीजिए, और जिस तरह से आपके बचपन में आपके माँ बाप आपका सहारा बने, आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाइए। उम्मीद है आपको ये पूरा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा, और प्रांजल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे एपिसोड में इसी तरह के किसी और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ, इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।